नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया, जिस पर 21 और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दे दिया गया, मतलब लोकसभा से पास कर दिया गया। इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है। dailyo.in एक न्यूज वेबसाइट है, इस पर मेघनाथ एस नाम के एक रिसर्चर ने लिखा है कि किस तरह मीडिया ने आम जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में ठीक से रिपोर्टिंग नहीं की। संसद की रिपोर्टिंग करने वालों ने भी जरूरी नहीं समझा कि इसके बारे में लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए। मेघनाथ ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया है अपने लेख में कि 21 मार्च को जब वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही थी, चर्चा में शामिल कई दलों के 9 सांसद बोल चुके थे। इसी वक्त तक किसी भी टीवी चैनल ने इस चर्चा के किसी भी अंश को दिखाना जरूरी नहीं समझा। मेघनाथ लिखते हैं कि जैसे ही वित्त विधेयक पर ही बोलने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उठे, चैनलों ने उस भाषण को दिखाना शुरू किया। जिस वक्त वो बोल रहे थे उसी वक्त लोकसभा टीवी पर नीचे की पट्टी में सूचना चल रही थी कि वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण की शुरुआत ही इस बात से की कि अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे वित्त विधेयक पर 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। लेकिन उनके भाषण को आप भी लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि उनके भाषण का कौन सा हिस्सा वित्त विधेयक के प्रावधानों से संबंधित है। मुझे तो एक भी हिस्सा नहीं लगा, बल्कि उनके ही नहीं कई सांसदों के भाषणों में देखता हूं तो उन संशोधनों से कहीं ज्यादा वो दूसरे विषयों पर बोल रहे होते हैं। फिर भी आपको खुद से इन भाषणों को पढ़ना चाहिए। जिस विषय पर योगी जी को बोलना था उस विषय पर उन्होंने क्या बोला, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। उनसे पहले 9 सांसद योगी जी के बाद बोल चुके थे और उनके बाद 6 सांसदों ने बोला। इस पर भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। उस रात आप याद कीजिए टीवी चैनल पर योगी जी के संसद में इस पहले भाषण को मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी चर्चा हुई। मेघनाथ के लेख का मसौदा यही है कि मीडिया ने आखिर कैसे इतने बड़े मसले को योगी जी के भाषण से कम महत्वपूर्ण समझा। इस वित्त विधेयक में कई संशोधन आखिरी वक्त में पेश किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक चंदों और उनकी पारदर्शिता से है। तमाम विभागों के विवादों के निपटारे के लिए बने ट्राइब्यूनल और उनके प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया से है। इसके तहत नकदी लेन देन को 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया है। इन सब पर अलग से चर्चा होनी चाहिए, मगर आज हम अपने विषय को आधार तक ही संबंधित रखेंगे। 1 जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न भरने और पैन नंबर के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। बिना आधार के अब आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। जिस किसी के पास पैन कार्ड है उसे 1 जुलाई तक आधार नंबर उसमें जुड़वा देना पड़ेगा वेबसाइट पर जाकर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा आपका, माना जाएगा आपके पास पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं है। आयकर फॉर्म और पैन नंबर में आधार को अनिवार्य किए जाने से कई सवाल फिर से उठे। 2009 से लेकर 17 के बीच आधार के इस्तेमाल को लेकर, इसके लीक होने से लेकर अनिवार्य किए जाने के खतरे को लेकर कई बहसें सुनी है मैंने, कई बहसें की हैं और 50 लेख पढ़े हैं। दूसरी तरफ हमने समाज में देखा है कि आधार को लेकर गजब का उत्साह है। ज्यादातर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र की तरह बनवाने में जुटे रहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इससे हमारी आपकी प्राइवेसी को खतरा है। याद कीजिए, जब आप आधार कार्ड बनाने गए तब क्या किसी ने आपको बताया कि इसे कैसे संभाल कर रखना है? क्या आपने पूछा किसे देना है, किसे नहीं देना है? अगर ये लीक हो गया तो क्या होगा? क्या आपने ये सब सवाल पूछे थे? क्या बताया गया था? मैं गलत हो सकता हूं, फिर भी आपसे कुछ सवाल है। क्या आप प्राइवेसी यानी निजता का मतलब समझते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। क्या आप समझते हैं कि इसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि आपकी हर बात सरकार जाने? क्या आप समझते हैं कि आपका आधार नंबर प्राइवेट कंपनियों के पास भी हो, इसमें कोई गलत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आधार नंबर लीक हो गया तो क्या होगा? क्या इसे लेकर फिक्रमंद हैं? लोकतंत्र को खतरा तो तब भी है जब आधार नहीं है। आधार होने के बाद इसकी सूचना किसी राजनीतिक दल, कंपनी के पास जाने के बाद आपको किस तरह से इसका खतरा हो सकता है? क्या आप इस सवाल को महत्व देते हैं? मुझे लगता है आधार को लेकर आप में से ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं है। तभी तो 112 करोड़ भारतीयों ने पूरे उत्साह के साथ आधार कार्ड बनवाया। ऐसा नहीं कि इसकी आलोचना या खतरे को लेकर अखबारों में लेख नहीं छपे, टीवी पर कम ही सही मगर चर्चा हुई। आधार को अनिवार्य बनाए जाने के आलोचकों की एक बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं। ये तब भी आलोचना कर रहे थे जब किसी के पास आधार नहीं था, और अब भी आलोचना कर रहे हैं जब 100 करोड़ से अधिक भारतीयों ने आधार नंबर बना लिए हैं।
दूसरी तरफ सरकार हमेशा ही आधार को लेकर आश्वस्त नजर आती है। अगर आलोचकों की बात में दम है तो क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोलते हैं? संसद में ही क्यों बोलते हैं? संसद से बाहर आपके बीच आकर क्यों नहीं बोलते हैं? एक सवाल खुद से और आम लोगों से है, क्या हमें पहचान के नाम पर कोई भी दस्तावेज मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है और अपनी सुरक्षा के लिए हम वो सुरक्षा गंवाने के लिए तैयार हैं जिसका एहसास हमें नहीं है, किसी और को है? पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि इत्यादि पहचानों के अनेक पत्रों वाले इस देश के नागरिकों को आधार नंबर में ऐसा क्या दिख रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, कई योजनाओं के संदर्भ में कहा, मगर सरकार इसे कफ सिरप के रूप में तमाम योजनाओं में शामिल करती है। पेंशन, स्कॉलरशिप, जनधन, ईपीएफओ, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर, मिड डे मील, पैन नंबर, आयकर रिटर्न, जमीन खरीद बिक्री, सब जगह आधार। क्या वाकई जहां जहां आधार पहुंचा है वहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? यूपीए जब इसकी तारीफ कर रही थी तब बीजेपी इसे जनता से किया जा रहा धोखा बता रही थी। अब बीजेपी हर चीज में अनिवार्य कर रही है तो सदन के भीतर कांग्रेस और दूसरे सीपीएम के नेता और समाजवादी के नेता इसके खतरे को उठा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर वगैरह जो हैं, सब में आधार को अनिवार्य किया गया है। तो आज हम बात करेंगे, आरएस शर्मा जी हैं, आप टीआरएआई जो टेलीफोन कंपनियां हैं उसकी जो नियंता हैं, जो रेगुलेटर हैं, उसके चेयरमैन हैं आप, और आप इससे पहले यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड को संजो के रखती है उसके डीजी रहे हैं पहले। अंबर सिन्हा हैं, बहुत नौजवान हैं, पॉलिसी ऑफिसर हैं सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के। अंबर साहब, अब आप मुझे बताइए, मैंने तो अपनी बात रख दी, आप मुझे बताइए कि अगर आधार कार्ड को पैन नंबर में डाल दिया, अगर आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस में डाल दिया, मोबाइल फोन में डाल दिया, तो किसी का क्या बिगड़ेगा? लोगों को क्यों चिंता करनी चाहिए? तो अगर हम सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जिनमें की तरह तरह के डेटाबेसेस हैं। तो जैसे आपने कहा पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अभी तक क्या था कि सरकार के पास अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने डेटाबेसेस को मेंटेन करती थी। आधार जो एक यूनिक आइडेंटिफायर बन के जिस तरह से इसको रखा गया है, और पिछले करीब 8-9 वर्ष से ये प्रयास है कि सारे डेटाबेसेस को आधार नंबर से सीड किया जाए, ना ही कि मैं अपने बैंक अकाउंट को लिंक करूं, जो कि पिछले काफी सालों से हर बैंक चाहता है कि मैं अपने आधार नंबर को लिंक कर दूं। इससे क्या खतरा है? मतलब मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? आप वैसे दर्शकों को समझा रहे हैं जो लाइन में लग के बड़े खुश हैं कि उनके पास आधार कार्ड है। तो मैं आपको एक उदाहरण देते हुए समझाता हूँ। डिजिटल इंडिया मिशन जो है, उसकी आप पॉलिसी प्रपोजल जो पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द यूज हुआ है कि वो चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों के लिए एक क्रेडल टू ग्रेव आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। मतलब कि आपके पालने से लेकर कब्रिस्तान मतलब शमशान तक। हाँ, जो कि और उसका बेसिस जो है वो आधार है। मतलब आधार जो नाम है काफी तो इसमें समस्या क्या है? ठीक है, समस्या ये है जिसे हम अंग्रेजी में प्रोफाइलिंग कहते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं अपनी किसी निजी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता हूं, तो किसी एक औचित्य की वजह से मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं अपनी कास्ट की जानकारी आपको बताता हूं, तो शायद सरकार किसी स्कीम के अंडर ये पता कर रही है जिसके बेसिस पर वो कास्ट के बेसिस पे हाउसिंग एलोकेट करेगी। एक एग्जांपल ये हुआ। तो ये लेकिन आधार के थ्रू क्या है कि आप हर चीज को आधार से जोड़ रहे हैं और उस एक नंबर के थ्रू ये सारे डेटाबेसेस जुड़ सकते हैं। तो जो जानकारी मैंने आपको एक औचित्य के लिए दी है, वो किसी और औचित्य के लिए भी यूज हो सकती है। तो ये सारी चीजें मिलकर, और ये जो क्रेडल टू ग्रेव ऐसे देश में, मान लीजिए हमारे कई दर्शक ऑटो चलाते हैं, ऑटो के पीछे लिख देते हैं झा जी, शर्मा जी, ठीक, यादव जी, हाँ, खान साहब, वो अपनी पूरी एक तरह से पहचान बताते हैं, है ना, उस नंबर से सब चीज पता चल जाता है। तो उनको क्यों चिंता करनी चाहिए कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स जानकारी है और जाति, गांव, पहचान, इन सब की जो जानकारी है वो किसी को लीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उन पर क्या पहाड़ टूटेगा? मुझे ये बताइए पहले। अलग अलग तरह के पहाड़ टूट सकते हैं। जैसे पहली बात है कि आधार नंबर अगर रिलीज हो रहा है और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है और एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां सब चीजें रखी जा रही हैं, ठीक, तो पहले तो आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी में किसी भी इतने बड़े खजाने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो लीक के चांसेस हैं। तो अगर वो लीक हो जाता है और हम आधार से सारे बैंक अकाउंट्स को जोड़ रहे हैं, जनधन योजना को जोड़ रहे हैं, तो
और ये सब कुछ बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है, और बायोमेट्रिक का खेल जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है खेलना। अगर आप किसी बच्चे के खिलौने की दुकान में भी जाएंगे तो बायोमेट्रिक लिफ्ट करने के किट्स मिलते हैं, आप फेविकॉल और मोम जोड़ के बायोमेट्रिक्स उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब वरिष्ठ आदमी के पास जाता हूँ। सर, अब मुझे बताइए आप कि ये जो आधार नंबर है ये क्या एड्रेस प्रूफ है, क्या है? जी नहीं, देखिए पहले प्रूफ नहीं है, क्योंकि बैंक वाले मांगते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आधार नंबर दे दीजिए, पासपोर्ट। मैं आपको स्पष्ट कर दूं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हुआ क्या है कि आधार और प्राइवेसी का जो डिबेट चल रहा है, जिसके बारे में अंबर जी ने कहा, मैं थोड़ा ये स्पष्ट कर दूं कि आधार का संदर्भ क्या था, हमें क्यों जरूरत थी आप इस पे आ जाते हैं कि अभी इतना सारा हर चीज में आधार क्यों लगा रहे, कब सिर्फ है क्या? नहीं, पहले इसको जानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ठीक है, बताइए, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बिना किसी पहचान के फॉर्मल डॉक्यूमेंट के न तो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते थे, न किसी फॉर्मल सिस्टम में जा सकते थे, क्योंकि कोई भी फॉर्मल सिस्टम सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि भाई आप हैं कौन। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण हमारे पास ये था कि सरकार करीब 5 लाख करोड़ रुपया सालाना इंडिविजुअल या फैमिली सब्सिडी पे खर्च करती है। और इसमें हुआ क्या है कि जैसे पीडीएस का उदाहरण ले लीजिए, जन वितरण प्रणाली का, ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 30% जनसंख्या से ज्यादा राशन कार्ड के यूनिट हैं। तो एक बोगस और फेक यूनिट्स और बोगस और फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ही आपका एक आधार है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूसिव आइडेंटिटी देने के दृष्टिकोण से, और दूसरा ऐसे डेटाबेसेस को क्लीन करने के दृष्टिकोण से जिसमें कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स और घोस्ट्स हैं। यह संदर्भ था आधार का। आधार एक पहली आइडेंटिटी है दुनिया की जो एलिजिबिलिटी से जुदा है। आधार इज अ प्योर आइडेंटिटी विदाउट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब है आधार न तो आपको कोई एंटाइटलमेंट देता है, ना आपको सिटीजनशिप प्रदान करता है, ना कुछ करता है। ये एक प्रकार से प्रूव ये करता है कि एक्स जो है एक्स है। और इसका फायदा अब आप देख लीजिए, जैसे इन्होंने अंबर जी ने कहा कि आपने पूछा कि पैन कार्ड में क्यों आधार, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जब शुरुआत की थी उस वक्त हम लोग देख रहे थे कि ये डुप्लीकेट्स और घोस्ट की कितनी बड़ी समस्या है इस देश में। फरीदाबाद में एक महिला थी जिनके पास 932 पैन कार्ड थे। ये अपवाद हो सकता है सर, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास 932 पैन कार्ड को लेकर वो महिला क्या कर रही थी? नहीं, जो भी बताइए, जो भी कर रही हो ये उसका क्या कर रही थी? 932 पैन कार्ड लेके क्या वो लोगों के फर्जी फाइलिंग कर रही थी? मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग इनकम टैक्स की चोरी, ड्राइविंग लाइसेंस इस देश में राष्ट्रपति के नाम से बन जाता है। राष्ट्रपति के नाम से क्या, श्रीलंका के नेशनल्स के नाम से बनता है? वो तो अपवाद है, लेकिन मैंने भी इनकम टैक्स वालों से बात की तो 10 से 15% वो इनकम टैक्स वालों ने ही डुप्लीकेट दिया था। तो बाद में वो हर साल से क्लीनिंग करते आ रहे हैं, तो वो कहते भी हैं कि भाई एक डीएक्टिवेट हो गया, लिंक कर दिया दोनों को। ठीक बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब पैन कार्ड है, पूरे देश को लगा के 20 साल से आप पैन कार्ड बनवा रहे थे, तो हमने सोचा पैन कार्ड रहेगा तो इनकम टैक्स ये सेट हो गया मामला इनकम टैक्स में। अब आप उसको आधार लेके आ रहे हैं तो वो भी, तो क्या पैन कार्ड फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ। पैन कार्ड रहेगा, बिकॉज पैन कार्ड की अपनी उपयोगिता है। हम मात्र ये कह रहे हैं कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिटी का है, जो बेसिकली यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, हर एक को मिलता है। पैन कार्ड तो केवल इनकम टैक्स वालों को मिलता है। मान लीजिए इनकम टैक्स, आप कह रहे हैं कि वो एड्रेस प्रूफ नहीं है। वो एड्रेस प्रूफ है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो आधार के कानून में नहीं लिखा, medium.com पे पढ़े थे कि नहीं लिखा कि ये आधार एड्रेस प्रूफ नहीं, आइडेंटिटी, क्योंकि आधार आप कोई और प्रूफ देके बनवा सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों का प्रूफ है। बैंकिंग सिस्टम ने नोटिफाई किया है इसको, टेलीकॉम ने नोटिफाई किया है इसको, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो इसको, जिनके लिए एड्रेस, अगर लीक हो जाए, आप UAIDAI के चेयरमैन है, तो आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? कुछ भी, क्या चीज लीक हो जाए? अगर इसकी सूचना लीक हो जाती है, आधार के पास सूचना है क्या? आप जो कह रहे हैं ना, अंबर जी ने कहा कि ये सूचना आधार रखता है। आधार कोई सूचना नहीं रखता है, सिर्फ इसके कि एक इंडिविजुअल का आधार नंबर रखता है, उसका नाम रखता है, उसका जेंडर रखता है, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस रखता है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ रखता है। ठीक, तो फिर ये कानून बदला क्यों गया? अभी जो जॉर्ज ने लिखा है 2016 में बदला गया कि बायोमेट्रिक्स यानी आंख की पुतली, उंगली के निशान, ये आप मतलब अगर आप UAIDAI के हैं तो आप किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसमें जो गांव, पता, नाम, जेंडर ये सब लिखा हुआ है, एज वगैरह लिखा हुआ है, तो वो सब आपको पैसा देके कंपनियां खरीद सकती हैं। अब उसका क्या करेंगे उनकी मर्जी पे, तो ये क्यों उनको देना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि आधार वॉलंटरी है। नंबर 1, आधार को अभी भी कोई
जो आधार और ये तो में मैंडेटरी हो गया ना सर, नहीं, तो मेरी बात पैन कार्ड में लगा दिए, मेरी बात ड्राइविंग। तो आप सुने, ठीक, आधार वॉलंटरी है और वर्तमान में जो आधार का एक्ट बना 2016 में, उस एक्ट में स्पष्ट किया गया है हाँ। कि किन किन चीजों के लिए आधार सरकार कंपलसरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई भी पैसा, अभी वर्तमान में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि मिड डे मील में जब आधार को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसे 4.5 लाख बच्चों की जो मतलब जो वेस्ट हो रहा था, जो लीकेज हो रहा था, वो रुका। उसी प्रकार से एलपीजी में डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर सब्सिडी के लिए जो आधार का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है 4.5 लाख बच्चों के पास कार्ड नहीं हो, वो खा रहे हो। श्रीमान 130 करोड़ में 120 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। तो अब जो है, जो बचे हुए हैं, जिनका आधार बन गया तो वो भी हमने देखा है कई जगह राशन कार्ड में बटन दबाते हैं, उनका मैच ही नहीं कर पाता क्योंकि उंगली घिस गई है, आंख की पुतली मोटी हो गई है। ये भी तो है। देखिए, तो ठीक है, तो आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए ऑथेंटिकेशन की समस्या होती है तो उसके लिए आप एक बेसिक एक्सेप्शन रखिए, जैसे आप 932 के लिए एक्सेप्शन बता रहे थे, उसी प्रकार से सर्विस डिलीवरी में भी अगर कोई व्यक्ति का ऑथेंटिकेशन फेल होता है और ऑथेंटिकेशन माध्यम है तो उसके लिए एक्सेप्शन मैनेजमेंट का व्यवस्था करनी होगी। मुझे एक बात, आपको सही में इसमें कोई समस्या नहीं लगती है कि हमने आपको तो जानकारी दे दी, नंबर दे दिया, लेकिन आप प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों को आधार कार्ड का नंबर दे रहे हैं और वो कंपनियां नंबर लेके मेरी और जानकारी ले सकती हैं? कैसे जानकारी ले सकते हैं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। जैसे मान लीजिए, ये आलोचना है जोंदरेज ने किया, तो इसका रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल गलत आलोचना है। वैसे आप देखें, आज की डिजिटल दुनिया में ठीक, कोई भी, मान लीजिए आप ये मान के चले कि ऐसा नियम होता है कि रवीश कुमार नाम का कोई व्यक्ति पूरे दुनिया में नहीं होगा, आप अकेले हैं, तो फिर हमें आधार नंबर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप रवीश कुमार के नाम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप श्योर है कि आधार का डुप्लीकेट नहीं बन सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल श्योर हूं, बिकॉज हम लोगों ने 99.95% से ज्यादा अब मेरा आधार नंबर का कोई प्रिंट आउट लेके कुछ और जाके कहीं दे दिया तो? मैंने, हम लोगों ने कहा स्पष्ट है कि आधार नंबर का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन ही है। आधार नंबर में कोई कार्ड हम देते ही नहीं है। आधार नंबर कोई भी आज की डिजिटल दुनिया में आजकल टोकन्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आधार इज अ नंबर नॉट अ कार्ड। अंबर साहब, अब जितना शर्मा जी ने कहा है अब उस पर आप काउंटर दीजिए। ठीक है, पहली बात, क्योंकि आपने आधार के इतिहास से बात की, तो अभी जो कह रहे हैं तो लोगों का आ जाइए, मूल भावना होना टीवी में नहीं चलता है। जो उन्होंने बताया कि जो कंपनी, मान लीजिए कि एयरटेल कंपनी है, ठीक, रिलायंस कंपनी है, जियो, उसने मेरा आधार नंबर ले लिया और इनसे कहा कि बाकी जानकारी दे दो, तो वो तो मुझसे भी पूछ सकती है वो कंपनी की, तुम अपना नाम बताओ, एज बताओ, पता बताओ, तो उसके फॉर्म में तो मैं ऐसे भी भर सकता हूँ। बताइए। तो एक एक्यूरेसी की बात कर रहे थे आर्य शर्मा जी, जिस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक्यूरेसी, उनको काटिए फिर। हाँ, अगर नहीं काट पा रहे तो कहिए कि वो ठीक बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ फिर वो ठीक होना कि आपने कहा कि एक्यूरेसी जो है वो पैरामाउंट है आधार की, तो काफी सारी रिसर्च की गई है उस पर। हमारे साथ एक मैथमेटिशियन है हांस वर्गीस मैथ्यू, जिन्होंने आधार के डेटा को लेके एनालाइज करके दिखाया है कि फॉल्स पॉजिटिव रेशियो आधार क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे शर्मा जी ने बोला कि यूआईडीआई के पास है, आधार नंबर है और बायोमेट्रिक डेटा है वो, तो मैं अगर अपना बायोमेट्रिक और अपना नंबर दूंगा तो वो मैच करके बताएंगे कि सही है कि नहीं। और फॉल्स पॉजिटिव रेशियो का मतलब है कि कितनी बार वो जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। ये सारी सिस्टम जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो 100 में एक बार ये गलत हो सकता है अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो जो जिस तरह की समस्याएं आप बोल रहे थे कि किसी के हाथ घिस गए हैं, पसीना आ रहा है, किसी को मशीन जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है, मशीन का रेजोल्यूशन खराब है, वो तो और अलग समस्याएं हैं। लेबोरेटरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है। दूसरी 2-3 बातें, एक अगर मैं तो ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं थोड़ा सा समझ भी रहा हूँ, दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन जितना मैं जोंदरेज का आर्टिकल पढ़ रहा था, आपसे पूछा भी, ठीक है, अब वो सहमत है कि नहीं है तो वो मैं नहीं जानता हूँ, किसी दिन ले आकर आपसे भिड़ा दूंगा। जी जी जी, मुझसे कई बार मिल चुके हैं। पर मुझे ये समझ में आई एक बात पढ़ते हुए कि अगर टेलीफोन कंपनियों के पास आधार नंबर जाए और वो आधार नंबर के जरिए वो आपकी जानकारी खरीद लें और उनको पता चल जाए जाति क्या है, तो ठीक, तो कैसे खेल होगा? तो आपको इस राजनीति में जाति के हिसाब से आपके पास नंबर होंगे और आप फोन करके पॉलिटिकल कैनवेसिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये गेम बहुत बाद में समझ में आएगा कि इसका असर क्या होता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले, अब ठीक बोले ना सर? बिल्कुल गलत बोले, बिल्कुल गलत बोले।
अब मेरा सवाल आपसे है सर कि आधार का जो भी डेटा है वो अगर लीक हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरी जानकारी किसी को ना मिले, उसके क्या कानून, उसका अपराधी कौन है, क्या कोई सजा है अगर कोई कंपनी लेके वो बेच दे या आपसे लीक हो जाए तो? एक कॉन्सेप्ट है जो 1995 में कनाडा में प्रारंभ हुआ था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइवेसी बाय डिजाइन। उसका अर्थ यह है कि कोई भी परियोजना आप डिजाइन करिए तो प्राइवेसी को उसमें फैक्टर इन करके चलिए। प्राइवेसी शुड नॉट बी एन आफ्टर थॉट। आधार में इसको बिल्कुल पूरी तरह से आत्मसात किया गया है। पहला नंबर, आधार एक रैंडम नंबर है, जिसके मतलब ये हुआ कि आधार नंबर देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये किसका आधार है, किस रीजन से आता है, जो किस जाति की बात हम आपसे मांग तो सकते हैं ना कि और वाला जानकारी दीजिए इस नंबर के बाद। एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूं ना। नंबर एक। नंबर दो, उसका दूसरा प्रिंसिपल है मिनिमल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इसका मतलब है जो आप करना चाहते हैं उसके एवज उसी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। आधार के पास केवल 4 सूचनाएं हैं आपके बारे में। पहली सूचना है आपका नाम क्या है, दूसरी सूचना है आपका जेंडर क्या है, तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और चौथा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। मिनिमल इंफॉर्मेशन कलेक्शन। बायोमेट्रिक का कलेक्शन किया गया 2 कारणों से। पहला नंबर यूनिकनेस इंश्योर करने के लिए कि एक व्यक्ति 4 आधार न बना ले। दूसरा नंबर जो किया गया कि ऑथेंटिकेट कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बट सर इसी नंबर से अभी ये जौहदरे साहब ने लिखा है कि इसी नंबर से अगर मैं डालूं जी तो ये कहा जाता है कि मैं ये जान सकता हूं कि आपने कहां कहां पैसा खर्च किया है, कहां गए हैं, कहां आए हैं, किससे मिले हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना है। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास ये पैसा नहीं है, 5 रुपया छोड़ दो, और वो आधार नंबर लगा कर आपके अकाउंट में 50। जौहदरे साहब बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। इसलिए गलत बोल रहे हैं ये वाला बात उदाहरण मैं खुद से भी जोड़ रहा हूं। मैं वही कहना चाहता हूं कि आधार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। एक बात मैं बता दूं, आधार के जरिए आपके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। मैं वही कह रहा हूं कि आधार, अब रही बात इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं प्रोवाइडेड सारा का डेटाबेस एक जगह पे हो। उस तरह से तो ये नंबर से अगर मेरा पासपोर्ट, इनकम टैक्स, बैंक अकाउंट है ना, हर चीज जुड़ा जाए। अगर डेटाबेस रहेगा, अगर डेटाबेस नहीं भी रहे मान लीजिए, और मेरे पास अगर सारे डेटाबेसेस का कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं जानकारी कहूंगा रवीश कुमार जी के नाम से कौन कौन से रिकॉर्ड्स किस डेटाबेस में है। हो सकता है रवीश कुमार जी एक डेटाबेस में 4 हों, तो फिर मैं पता लगा लूंगा कि मैं 4 में से कौन से रवीश कुमार जी है मेरे। तो इंफॉर्मेशन का एग्रीगेशन डिजिटल एज में संभव है बिना किसी नंबर के भी। तो ये आप नंबर को दोष मत दीजिए। इसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे डेटाबेसेस का कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। आधार कभी भी इस आधार के पास कोई एक पॉइंट दिलचस्प लगी कि इंफॉर्मेशन जो है, सूचना डिजिटल दुनिया में आप बिना आधार नंबर के भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर आधार पे आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? नहीं, आधार की जो जरूरत थी वो मैंने पैसा लग रहा है ना पब्लिक का इतना सारा बना। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, आधार जो है आपकी निजता की भंग करने की बात के बजाय कहूं मैं कि आपके आधार आपकी सुरक्षा आपको देता है। उदाहरण बताता हूं मैं, एक बात मेरा उदाहरण सुन लीजिए। टेलीफोन का जो कनेक्शन आप लेते थे उसमें आप अपना कोई ना कोई प्रूफ देते थे आइडेंटिटी का, चाहे वो पैन कार्ड था या आपका ड्राइविंग लाइसेंस था, कुछ ना कुछ तो प्रूफ आईडी और प्रूफ एड्रेस चाहिए। वो जो व्यक्ति जो टेलीफोन का कनेक्शन आपको दे रहा है, सिम दे रहा है, वो उसकी 10 फोटोकॉपी बना के 10 लोगों के पास सिम देता था। पाकिस्तान में पेशावर में 140 बच्चे एक स्कूल मारे गए थे, आपको याद होगा, मिलिट्री स्कूल में। वहां पर 6 टेररिस्ट थे। उन 6 टेररिस्ट के पास मोबाइल सिम्स थी जो एक्चुअली इशू हुई थी एक ग्रामीण महिला के नाम से। उसको बेचारी कुछ नहीं क्या अब वो खतरा नहीं है? मेरा आधार नंबर लेके कोई भी सिम ले सकता है? जी नहीं, वही मैं बात कह रहा हूं। आधार नंबर लेकर के इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी की जो पद्धति है उसमें यह है कि आप स्वयं अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे। उसके आधार पर आधार का डेटाबेस आपका जो डिजिटली सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है वो देगा। यही रोकना चाहते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी को नंबर दिया गया मैंने आधार, और फिर वो किसी मशीन पे मेरा अंगूठा छाप लेके वो बता रही है कि नंबर देने वाला वही आदमी है या नहीं है, ये वो कह रहे हैं। अब आप जितना उन्होंने कहा, आप अपना पॉइंट, खतरा वाला पॉइंट बताइए। खतरे वाले पॉइंट पे 3 बातें मैं कहता हूँ। पहली बात यह है कि आपने जैसे सवाल पूछा था कि आर एस शर्मा जी शुरू से कह रहे हैं कि आधार के पास और कोई डेटा नहीं है, सिर्फ जो बायोमेट्रिक डेटा है और कुछ 4 पॉइंट्स हैं। तो उस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आधार को जब आप बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा से सीड कर रहे हैं और वो सारा डेटा ऑनलाइन है, क्योंकि हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं है।
हमारे पास आईटी एक्ट के अंदर कुछ छोटे से रूल्स हैं। अगर डेटा प्रोटेक्शन का कानून बना दिया जाए तो आधार को लेकर जो आशंकाएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। समाप्त नहीं होंगी, कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कानून नहीं है तो उस पर डिमांड किया जा सकता है कि डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी का कानून क्यों नहीं है देश में। आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई समझ नहीं बनाई गई है कि हमारी प्राइवेसी आधार के नंबर के कारण सिर्फ आधार में जो सूचना है वो भी लीक हो सकती है और उसके कारण जो दूसरी चीजें हैं वो भी लीक होने के खतरे हो सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर वो किसी और तरीके से भी तो लीक हो ही सकता है। किसी और तरीके से लीक हो सकता है, लेकिन जब आप हर चीज को एक नंबर से जोड़ रहे हैं और अभी भी आप ऑनलाइन गूगल करें आधार नंबर्स तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे जहां पे सरकार ने, कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स के, अपने एम्प्लॉयज के और अपने बेनिफिशियरीज के आधार नंबर्स की पूरी लिस्ट है आपके पास। इस डिस्ट्रिक्ट में, इस खाते उसका में खतरा क्या है? मुझे खतरा बताइए। उसका खतरा ये है, मैं एक बात समझ गया कि वो लिस्ट कि किसी को लीक नहीं करना चाहिए तो ठीक है, उसका अकाउंटेबिलिटी किया जा सकता है। अगर वो लीक हो गया, 10 करोड़ लोग तो खुद ही लाइन में लग के जियो में जाके अपना आधार कार्ड दे के आए, वो तो दे के आए हैं। तो उसमें से 10 करोड़ में कुछ तो होंगे, 1,000, 10,000, 1 लाख तो होंगे जो प्राइवेसी को समझते होंगे या वो नहीं समझना चाहते हैं। बताइए फिर। नहीं, तो उसमें खतरा यह है कि जब आपको आधार नंबर दिया जाता है तो ऐसा पता नहीं, मेरे पास तो आधार कार्ड है नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है कि आपसे कहा जाता है कि ये नंबर सिक्योर है, आप अपने पास रखिए, शेयर मत करिए, तभी शेयर करिए जब आप अपने आपकी पहचान बताना चाहते हैं। ये उसमें कहा जाता है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता है। क्या वो नंबर कोई भी शेयर करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर हम लोगों उसमें लिखा जाता है कि इस आधार जो है, पहले बात तो ये है कि आधार आपके आइडेंटिटी का प्रमाण है, नेशनलिटी का नहीं। नंबर 1, नेशनलिटी का प्रमाण नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता, अगर मान लीजिए आधार नंबर नहीं है तो हम भारतीय नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। आधार नंबर है तो आप भारतीय है, ऐसा नहीं है। आधार नंबर है तो आप भारतीय नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आधार नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय हैं। That's right. ठीक, एक तो फोटो पहली क्लियर बात हुआ। ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का सवाल है, तो आप टेलीफोन डायरेक्टरी उठा के देख लीजिए। टेलीफोन डायरेक्टरी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लगभग पहले था। उस डायरेक्टरी में पूरे शहर के लोगों के नाम, उनके टेलीफोन नंबर, सब कुछ रहते थे। अगर मान लीजिए, ये मैं पूछना चाहता हूं, मेरी भी ये वो है इंटरेस्टिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधार नंबर को पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहिए, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं भी नहीं कह रहा कि आधार नंबर आप बिल्कुल चिंतित नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी का जो टेलीफोन कंपनी है उसके पास भाई, आधार नंबर आए और इस तरह से लोग उसको, कंपनी के पास अपने सब्सक्राइबर की सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही रहती है। आधार नंबर से उसमें क्या जुड़ तो जाता है? आधार नंबर उसको क्यों? जैसे हम वोटिंग, इतना बड़ा लोकतंत्र, नहीं। वोटर आई कार्ड बनता है तो वोटर आई कार्ड की भी तो उतनी ही विश्वसनीयता है ना, आधार से भी ज्यादा। आधार नंबर जो देते हैं, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देना चाहता हूं। अभी वर्तमान में आप अपना पेपर डेटा किसी को दे दीजिए कंपनी को, वो कंपनी उसके नाम से 10 सिम कार्ड इशू कर देगा। लेकिन आधार ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा आपके ही कंसेंट से उसको मिल सकता है। क्या मेरे नाम से कोई आधार नंबर ले सकता है? जी नहीं, जी नहीं। आपके नाम से ये आपके नाम से कोई आधार नंबर ले सकता है, जरूर बात, लेकिन वो आप नहीं है। कई रवीश कुमार हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए वो ले लिया किसी ने इम्पर्सनेट करके, तो पहली बात तो ये वो क्राइम है। दूसरी बात यह है कि अब वो अपने नाम से लेना ये चाहेगा। कानून में है कि अगर आधार कार्ड अगर किसी ने इम्पर्सनेट किया तो उसको इतने की सजा होगी? बिल्कुल, इम्पर्सनेशन तो नॉर्मल इंडियन पैनल कोड का कानून है। ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आधार के लिए ही कानून हुआ अलग से। हाँ। तो इसलिए आधार ये सुनिश्चित करता है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि राशन कार्ड देख लीजिए, राशन लेने की बात देख लीजिए। राशन लेने में सबसे बड़ी शिकायत जो रहती है वो ये है कि साहब, जैसे ही राशन वाले के पास राशन आया, उसने कहा सबको बट गया, और वो सबके राशन कार्ड अपने पास ही रखता था और सबका अंगूठा या वो लगा देता था। अब क्या होगा कि अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जब राशन मिल रहा है उसको, तो न तो लेने वाला डिनाई कर सकता है कि मैं गया नहीं राशन पे, और न देने वाला कह सकता है कि ये बिना आए ले गया। तो ये एक थर्ड पार्टी नॉन रेप्यूडिएबल प्रूफ है सर्विस डिलीवरी का। कई बार ओल्ड एज पेंशन में, आप जानते हैं, आप तो स्वयं गांव से ताल्लुक रखते हैं, ओल्ड एज पेंशन में कई बार एक का पेंशन दूसरा उठा लेता था,
लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का इसलिए पेंशन नहीं मिल रहा है कि उनका आधार नहीं बन सकता, क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते। नहीं सर नहीं, नहीं श्रीमान, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका हाथ घिस गया है, आंख की पुतली का वो बायोमेट्रिक्स सही नहीं बनता, मैच नहीं करता, बटन दबाते हैं, आपको ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा। आधार तो सबका बनता है, चाहे आपके फिंगरप्रिंट है कि नहीं है, आपकी उसमें आदमी की, एक आप प्रशासक भी रहे हैं, एक IAS अफसर की भी तो अपने विवेक का भी तो कहीं जगह होगा कि हम इसको मानते हैं कि ये गरीब आदमी है, हम इसको दे सकते हैं। वो तो संभावना ही समाप्त हो गई। आधार अगर मशीन मानेगा वो गरीब है तो गरीब है ना। आप वहां बैठे हुए हैं रोबोट की तरह। आपको बिल्कुल गलत इस बात की समझ नहीं है इस सेंस में। हाँ ठीक है, कि आधार ये नहीं कहता है कि ये कौन गरीब है कौन अमीर है। आधार केवल ये कहता है कि आप रवीश कुमार जी हैं, दैट्स ऑल। आधार एक आइडेंटिटी है, आधार एलिजिबिलिटी नहीं है, जिसका पहली बार मैंने चर्चा की। ठीक है, अब बताइए आप। मैं 2-3 बातें काटता हूँ। एक बात है कि पीडीएस की क्योंकि बात उठी है, तो पीडीएस में जो घपला है वो जो क्या कहते हैं, पीडीएस का सामान सरकार से सिटीजन तक जा रहा है, वो एक बहुत लंबी चेन है और उस चेन में अलग अलग जगह पे घपला है। आधार से आप अगर आधार बिल्कुल सिक्योर है आप कह रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि मैं नहीं मानता हूं, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लूं कि वैसा है, तो आप शायद एक चीज को प्लग इन कर सकते हैं कि जो लास्ट स्टेज है उसका बिल्कुल पॉइंट पीओएस शॉप पे जिसको मिलना है वहां करप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो साबुन की खपत हो रही है या धान का उठान हो रहा है और उसमें कमीशनबाजी हो सकती है। वो पॉइंट ऑफ सेल तक जब सामान पहुंच रहा है तो जो लीकेज है वो वहां पर है और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर। तो वो एक जो भी क्लेम है कि हमने पीडीएस ये बात समझ में वो ये बात तो सही है। ठीक है। दूसरी आधार की जो अलग अलग कहानियां हैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहली कहानी थी कि हम इससे नेशनल सिक्योरिटी, जब पहले एनडीए सरकार ने 96 में बात की थी कि हम ऐसा कुछ लाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसी चीजें चाहिए। पीछे नहीं जाते, उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब अभी का जो जितना कॉन्टेक्स्ट है उसमें बात कीजिए। और वो तो बीजेपी विरोधी करती थी, बोलती थी कि फ्रॉड है ये जनता के ऊपर, तो अब तो लेकिन वो हर चीज में लागू कर रहे हैं। कमेटी ने वो बात भी जनता के सामने है, लागू कर रहे हैं, ये बात भी जनता के सामने है, तो नई बात कीजिए फिर। मतलब आधार से फायदा किसका है, ये बात पूछने की है कि ये आधार जो हम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों जिनके पास आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि गए हैं जिनका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है और बहुत सारे अगर एक अरब लोगों का बन गया है, 112 करोड़ लोगों का 112 करोड़ लोगों का बन गया। तो हमारे पास जो डेटा है 112 करोड़ लोगों का, वो सिर्फ UIDAI से है। उसमें कितने डुप्लीकेट्स हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ ये जानकारी है कितने डुप्लीकेट्स को वो हटा चुकी है। हम एक और कोशिश करेंगे, आखिरी 5 मिनट में हम ब्रेक लेंगे और कोशिश करेंगे आपको ही मौका देने के लिए, ताकि हम और भी बहस कर सकते हैं। लेकिन हम खुद भी समझना चाहते हैं कि लोग जो इतने उत्साह से आधार करते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि आधार को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक साफ करते 2 बात कि आधार के तहत आप जाति और धर्म की जानकारी नहीं मांगी जाती है, ठीक, लेकिन ये कहा जाता है कि आधार का नंबर हो तो उसके अलग अलग जानकारियों तक आप पहुंच सकते हैं। तो आप किसी और दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं। और एक सज्जन ने बताया कि अगर बायोमेट्रिक्स फेल हो जाए तो सुपरवाइजर आपको ऑथेंटिकेट कर सकता है कि हाँ हम आपको मिलना चाहिए कि नहीं। अब वो बदमाशी कर ले, अब कुछ ना मशीन चले ना आदमी काम करे, तब तो फिर वो प्रभु का ही नाम लेते हैं। पर फिर भी मैं आपसे एक बार और प्रयास करना चाहता हूं कि जिस तरह से शर्मा जी आधार को डिफेंड कर रहे हैं, पैन नंबर और इस सब में, पैन नंबर में, ड्राइविंग लाइसेंस में, इसमें आपको क्या दिक्कत है, एक बार और मैं जानना चाहता हूं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप हर चीज को आधार से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कहते कि हमको आधार चाहिए इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए और हम सिर्फ इसके लिए यूज करेंगे, तो मुझे उतनी बड़ी उत्तेजना नहीं होती उससे। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज, और पहले शर्मा जी ने कहा था कि आधार वॉलंटरी है, वो तो मतलब मजाक है। अगर मुझे अब उसको हर जगह जोड़ा जा रहा है, तो हर जगह आप मैंडेटरी कर रहे हैं। हम इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने अपना कमिटमेंट किया कि वॉलंटरी है, ठीक है, लेकिन अब वो कह रही है कि हर चीज में मैंडेटरी करो, ठीक। हाँ। एक पॉइंट हो गया। और UIDAI आज तक बोलती है कि वॉलंटरी है, लेकिन अब अगर उस कार्ड के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, मैं टैक्स फाइल नहीं कर सकता हूँ, मैं राशन नहीं ले सकता हूँ अपना, मैं जनधन योजना बैंक अकाउंट नहीं बना सकता हूँ, तो फिर वो किस पर वो सरकार करेगी हमने सबको नंबर दे दिया, जब नंबर दे दिया तो सब में डालो। सबको नंबर नहीं दिया है, मेरे पास तो नंबर नहीं है।
लेकिन इतनी सारी आप चीजें 1 मैं करोड़ नहीं वो सोच- 112 करोड़ में नहीं है, लेकिन फिर भी उन 8 करोड़ लोगों में से होंगे, बाकी बचे लोगों में से। नहीं, बात यह है कि पहली बात है कि ये मैंडेटरी है और सब लोगों को जुड़वाया गया है जबरदस्ती ये करके कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप आधार कार्ड बना नहीं लोगे। जबकि लोगों के पास उसके पहले से ऑथेंटिकेबल और लेजिटिमेट फॉर्म प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी थे। तो ये कोर्स किया गया है लोगों को कि आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि जब आप आधार से बाकी सारी चीजों को जोड़ रहे हैं तो एक अगर वो और दूसरी बात है, सरकार ये भी कह रही है कि हम बिग डेटा एनालिटिक्स और ये सारी चीजें यूज करना शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार ऑलरेडी कर रही है ऐसा। तो बात यह है कि मेरे पास चारों तरफ का डेटा एक जगह आ रहा है और एक आधार नंबर के थ्रू मैं उन सारे डेटाबेसेस को ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं उसको प्रोसेस करूंगा, अलग अलग तरह की जानकारी मेरे पास उभर के आएगी। ये खतरा है सर। देखिए दुनिया भर में ये बहस हो रही है, जैसे अगर फेसबुक पे भी आ जाता है कि आप हमारे टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो विवाद तो होता है ना कि आप उस नंबर के जरिए कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को जानें। और आप अलग से मेरे बारे में कोई योजना बना रहे हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए रवीश जी, पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो नियम बनाया है, कानून बनाया है, उसमें ये है कि कोई भी ऐसा योजना, ऐसी योजना जिसमें कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको बेनिफिट मिल रहा हो। आप ये देखिए कि अगर मैं मोबाइल फोन हम खरीदे हैं तो उसमें कंसोलिडेटेड फंड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप मोबाइल फोन में आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। आप ये अभी कह दिया उन्होंने कि 1 साल में करना है। मेरी बात तो सुनिए, देयर शुड बी अ वेरिफिकेशन कि भाई आप जो है आप हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी एक साथ पैन नंबर सब में तो मैंडेटरी कर ही कह रहा हूं ना, मैं सीधी बात जो आपसे कह रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर आप कोई भी बेनिफिट दे रहा हूं मैं, मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए एलपीजी का, एलपीजी की सब्सिडी का। तो एलपीजी की सब्सिडी की हालत ये थी कि जब आधार के पहले और बाद में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है सब्सिडी का, 20,000 करोड़ रुपया का फायदा। इसमें भी डाउट हो गया है सर, इसमें विवाद है 20,000 करोड़ आया है कि नहीं आया है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन चलिए एक बात बताइए, टोटल आधार की कीमत, टोटल आधार पर पैसा खर्च, अगर आधार इतना ही विश्वसनीय है तो वोटर आई कार्ड, पैन नंबर सब खत्म कर दें? नहीं, खत्म करने की बात ही नहीं है। तो जब सब मान्य है तो इसको लेके इतना क्यों लोड लिए हुए हैं? जी नहीं, वही तो जानना है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आधार नंबर अपनी जगह पे है क्योंकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, वोटर कार्ड अपनी जगह पे है क्योंकि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है? बिल्कुल है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो फिर आधार नंबर की क्या जरूरत है? नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, लेकिन एक यूनिक आइडेंटिटी की जरूरत इसलिए थी कि बहुत सारे बोगस, सारे डोमेन्स में बोगस और डुप्लीकेट्स हैं। उसी को क्लीन करने के लिए आधार को एक यूनिक आइडेंटिटी के तौर पर दिया गया। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जितना फायदा इससे हुआ है, इतनी बड़ी और सफल परियोजना कोई नहीं हुई है। ठीक है, हम भी और बात करते रहेंगे इस पर। आज जितनी बात हुई सो हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहस खत्म हो गई है। हम और भी एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।